नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम आपको सिस्टोपस बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के जो चैप्टर है सिस्टोपस या एल्बिगो स्पीसीज, इसका हम हैंड राइटिंग नोट्स आपको दे रहे हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, सामने ही लिखा हुआ है कि माइसिटीज, मैस्टिगोमाइकोटा, डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, ओमाइसिटीज, एल्ब्यूजिनेसी, एल्ब्यूगो स्पीसीज या सिस्टोपस स्पीसीज। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका डायग्राम बने हुए हैं सिस्टोपस के, और इसमें लिखा है, इसे मैं पढ़ के बता देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, कोई परेशानी ना आ जाए। सिस्टोपस की सभी स्पीसीज ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं जो भिन्न भिन्न एंजियोस्पर्म पर वाइट रस्ट या ब्लैक ब्रिटल ब्लिस्टर ब्लाइट नामक रोग उत्पन्न करती हैं। सिम्टम्स इसके देख लेते हैं। असेक्सुअल स्टेज में क्या क्या है। बीमारी के प्रथम लक्षण होस्ट लीव्स जो होती हैं, होस्ट की पत्तियां जो होती हैं के लोअर सरफेस पर रेगुलर वाइट पस्चुलेट्स उभरे हुए फफोले जैसे धब्बे कहते हैं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को वाइट रस्ट या ब्लिस्टर ब्लाइट कहते हैं, जो कि आरंभ में इस पैरासाइट के पाए गए सभी होस्ट संयोग बस क्रूसीफेरी के सदस्य थे। इसलिए इस रोग को वाइट रस्ट या ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ क्रूसीफेरी नाम दिया गया था। ये सिम्टम्स पैरासाइट्स के एसेक्सुअल स्टेज के में होता है। इसे कॉनिडियल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉनिडियल स्टेज भी कहते हैं। सेक्सुअल स्टेज होस्ट प्लांट की फ्लोरिंग स्टेज में आने के साथ साथ परजीवी का माइसीलियम भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता हुआ फ्लोर रीजन तक पहुंच जाता है, जैसा चित्र से स्पष्ट है, चित्र बी से स्पष्ट है। चित्र नंबर बी देखिए आप, इसमें कैसा दिया हुआ है। बी से स्पष्ट है कि पैरासाइट के प्रभाव के कारण फ्लोरल एक्सिस, फ्रूट, फ्लावर, बड्स इत्यादि सेल्स में हाइपरट्रॉफी, कौन सा? हाइपरट्रॉफी होती है। इसके फलस्वरूप होस्ट के उपरोक्त सभी अंगों में विकृति हो जाती है। इससे डिफॉर्मेशन या मल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन या मल फॉर्मेशन कहते हैं। ये सिम्टम्स पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेज की पहचान है कि इसे अगर डिफॉर्मेशन हो गया है तो सेक्सुअल स्टेज माना जाएगा। इसका माइसीलियम यूकार्पिक, सिनोसिटिक, ब्रांच्ड, इंटरसेलुलर होता है। ये होस्ट सेल्स में बटन शेप्ड हॉस्टोरिया बनाता है। रिप्रोडक्शन में देख लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्बिगो स्पीसीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? कॉनिडिया द्वारा। पैरासाइट का माइसीलियम होस्ट पत्ती के लोअर एपिडर्मिस के ठीक अंदर की ओर अनेक छोटे छोटे क्लब शेप्ड मल्टीन्यूक्लिएट कॉनिडियोफोर्स के गुच्छे जगह जगह पर बनाता है। क्या बनाता है? कॉनिडियोफोर के गुच्छे। प्रत्येक कॉनिडियोफोर के एपेक्स की वाल थिन तथा लेटरल वाल थिक होती है। साथ ही साथ इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। ठीक है, प्रत्येक कॉनिडियोफोर धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाता है और अपने अपेक्स से कॉनिडिया की एक बेसिपिटल चेन एब्स्ट्रैक्ट करता चला जाता है। इस कारण होस्ट लीफ की लोअर एपिडर्मिस धीरे धीरे बल्ज होने लगती है, अंत में बस्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप कॉनिडिया नेकेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नेकेड हो जाते हैं। प्रत्येक दो कॉनिडिया के बीच एक इंटरकैलरी डिस्क होती है जो ड्राई कंडीशन में अपने आप टूट जाती है। फलतः कॉनिडिया एक वाइट पाउडरी मास के रूप में डिस्पर्स हो जाते हैं। किस रूप में? वाइट पाउडरी मास के रूप में डिस्पर्स हो जाते हैं। डायग्राम में आप देख लीजिए, डायग्राम में ये
ये है कॉनिडियम है, ओल्डेस्ट कॉनिडियम बाहर की तरफ है और इसमें इंटरकैलरी डिस्क लगी हुई है और अंदर की तरफ यंगेस्ट कॉनिडियम अंदर की तरफ है और कॉनिडियो 4 से ये निकल रहा है, ये कॉनिडियो 4 है। इस प्रकार आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके बाद आता है जर्मिनेशन ऑफ द कॉनिडिया। फ्री कॉनिडिया होस्ट एनवायरनमेंट में नमी की प्रेजेंट के बेस पर दो प्रकार से जर्मिनेट करते हैं। डायरेक्ट जर्मिनेशन, इस प्रकार का अंकुरण कम नमी में होता है और कॉनिडियम थोड़ा जल एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, जिससे एग्जैंड वहीं कहीं कभी भी फट जाती है और एंटाइन तथा जर्म ट्यूब मल्टी न्यूक्लिएट के रूप में बाहर निकल आती है। ठीक है, बाहर निकल आती है। ये जर्म ट्यूब होस्ट लीव्स के स्टोमा के रास्ते अंदर प्रवेश कर एक न्यू इंटरसेलुलर ब्रांच्ड सिनोसिटिक माइसीलियम बनाता है। सिनोसिटिक माइसीलियम बनाता है और लाइफ साइकिल रिपीट करता है। इस क्रिया को होस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? होस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। होस्ट में स्टोमा है दिखाया गया है और इसमें जर्मिनेटिंग कॉनिडियम दिखाया गया है जो जर्म ट्यूब इसमें से निकल रही है। इनडायरेक्ट जो होता है जर्मिनेशन और होस्ट इन्फेक्शन, इस प्रकार का अंकुरण अधिक पानी में होता है। जैसे चित्र में स्पष्ट कंडीशन, कॉनिडियम अधिक पानी सोखकर फूल जाता है। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियाई माइटोसिस द्वारा डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और फिर इसके बाद कॉनिडियल प्रोटोप्लाज्म 5 से 8 बार पार्ट में, कितनी बार? 5 से 8 बार डिवाइड हो जाते हैं और साथ ही साथ एक पेपिला बन जाता है। अंत में प्रत्येक यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस द्वारा एक जूस्पोर बनाता है। क्या बनाएगा यहाँ पर? जूस्पोर बनाता है। फिर इसके साथ ही साथ एक्साइन पेपिला फट जाती है और जूस्पोर एक पतली झिल्ली द्वारा बैलून लाइक वेसाइकिल और में डिस्चार्ज को फट जाते हैं और कुछ ही मिनट बाद वेसाइकिल क्या होता है? फट जाते हैं। वेसाइकिल फट जाती है और जूस्पोर होस्ट सरफेस पर प्रेजेंट वाटर में फ्री हो जाते हैं। अब जो फ्री हो गए, अब जूस्पोर के बारे में देख लीजिए। फिर प्रत्येक फ्री जूस्पोर एक यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर ट्रेनिंग फॉर्म लेटरली बाई फ्लैजिलेट रचना होती है। इसका एक फ्लैजिलम छोटा टेंसिल तथा दूसरा सेल लंबा विप्लेस होता है। जर्मिनेशन ऑफ द जूस्पोर एंड होस्ट इन्फेक्शन। फ्री जूस्पोर कुछ देर के तक होस्ट सरफेस पर प्रेजेंट वाटर पर तैरने लगने के बाद एनसिस्टेड हो जाते हैं, मतलब इसके ऊपर आवरण बन जाता है या सिस्ट बन जाता है। कुछ समय बाद यही एनसिस्टेड जूस्पोर सीधे जर्मिनेट के द्वारा अंकुरित होता है और जर्मिनेट होस्ट स्टोमा के रास्ते प्रवेश कर नया माइसीलियम बनाता है। इस प्रकार नए हेल्दी होस्ट को इन्फेक्ट करके लाइफ साइकिल पूर्णतः रिपीट होती है। ठीक है, तो ये आपका बन गया फ्री कॉनिडियम है। फ्री कॉनिडियम से मल्टी न्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लिएट स्पीशीज बने हैं और पेपिला इसमें से निकल रहा है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि इससे फिर वेसाइकिल बनती है और वेसाइकिल में जूस्पोर आ जाते हैं। वेसाइकिल में क्या आ जाते हैं? जूस्पोर आ जाते हैं और फिर जब जूस्पोर निकल जाते हैं, वेसाइकिल फट जाती है, जूस्पोर निकल जाती है, तो टेंसिल और विप्लेस हमने बता ही दिया है। इसके बाद जो फ्लैजिला जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एनसिस्टेड जूस्पोर हो जाता है और इससे फिर जो ये इन्फेक्शन करता है, होस्ट सेल में इन्फेक्शन करता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सिस्टोपस स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट द्वारा होता है। इसे स्पष्ट मेल तथा फीमेल गैमीटेंजिया को क्रमशः एंथीरिडिया तो मेल हो गया और फीमेल को ऊगोनिया कहते हैं। मेचर एग्स में उपस्थित न्यूक्लियाई की संख्या के आधार पर सिस्टोपस की सारी स्पीशीज को निम्न 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी ग्रुप में? पहला ग्रुप देख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है?
इस समूह में इस ग्रुप की सभी स्पीशीज में मेजर एग यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इसे सिंपल एग कहते हैं। स्पष्ट है कि इसमें निषेचन से एक यूनिन्यूक्लिएट सिंपल स्पोर बनता है और इस स्पीशीज में कॉमनेस्ट स्पीशीज कौन सी है? कैंडिडस। इसमें कॉमन जो स्पीशीज होती है वो कैंडिडस होती है, सिस्टोपस कैंडिडस। सेकंड ग्रुप में क्या होता है कि इस प्रकार के ग्रुप में स्पीशीज में मेजर एग मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जिससे कंपाउंड एग कहते हैं। इसमें फर्टाइल से एक फर्टिलिटी से एक मल्टी न्यूक्लिएट जूस्पोर या ऊस्पोर बनता है, जिससे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऊस्पोर कहते हैं। इस ग्रुप में कॉमनेस्ट स्पीशीज क्लेविसेप्स बिलिटी है, BLITI बिलिटी कॉमनेस्ट स्पीशीज का नाम है इसका। इसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन में कौन कौन किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ऊगोनियम सिस्टोपस की सभी स्पीशीज में ऊगोनियम का विकास एक निश्चित सीमा तक समान होता है। इसका विवरण निम्न प्रकार है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होस्ट के फ्लोरल पार्ट में या फ्रूट में प्रेजेंट इंटरसेलुलर माइसीलियम से कहीं यंग ऊगोनियल ब्रांच बनती है। ये ऊगोनियल ब्रांच बन गई। इनके अग्रभाग लगातार प्रोटोप्लाज्म में एकत्र होने के कारण फूलने लगते हैं और अंत में एक निश्चित सीमा तक फूलना बंद कर देते हैं तथा एक मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म ट्रांससेप्टम द्वारा शेष ब्रांच की कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद ऊगोनियल न्यूक्लियाई में एक माइटोटिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियाई की संख्या दोगुनी हो जाती है। साथ ही साथ इसका जीवद्रव्य सेंटर मल्टी न्यूक्लिएट एवं डेंस ऊप्लाज्म आउटर वैक्यूलेटेड पेरीप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में स्पीशीज में ऊगोनियल डेवलपमेंट कुछ भिन्न तरीकों से होता है। फर्स्ट ग्रुप और की स्पीशीज में ऊप्लाज्म न्यूक्लियाई में चले जाते हैं। फिर एक माइटोटिक डिवीजन होता है और जिसमें से 50% पेरीप्लाज्म तथा 50% ऊप्लाज्म बनता है। अंत में ऊप्लाज्म में सभी न्यूक्लियाई में से केवल एक को छोड़कर शेष सभी न्यूक्लियाई या तो नष्ट हो जाते हैं या पेरीप्लाज्म में चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ पेरीप्लाज्म व ऊप्लाज्म के मध्य एक पतली मेम्ब्रेन बन जाती है। साथ ही साथ ऊप्लाज्म के केंद्र में एक सीनोसेंटर नामक स्ट्रक्चर प्रकट हो जाता है। इसी यूनिन्यूक्लिएट ऊप्लाज्म को सिंपल एग कहते हैं। परंतु सेकंड ग्रुप की स्पीशीज में इमेच्योर ऊगोनिया का ऊप्लाज्म भी मल्टीन्यूक्लिएट होता है। इस प्रकार इस ग्रुप की स्पीशीज में एग मल्टीन्यूक्लिएट अर्थात कंपाउंड होता है। दूसरा है बी है डेवलपमेंट इन एंथीरिडियम। एंथीरिडियम का विकास सिस्टोपस को इस सभी स्पीशीज में समान होता है। सभी इस स्पीशीज में समान होता है। जैसा चित्र से एन से इस पर है कि सेकेंडरी रिप्रोडक्शन के समय ऊगोनिया के आसपास स्थित सभी किसी हाइफा में एक एंथीरिडियल ब्रांच प्रकट होती है। इसका एपेक्स कुछ अधिक प्रोटोप्लाज्म एकत्र होने के कारण एक क्लब शेप्ड मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाता है। मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक ट्रांससेप्टम द्वारा शेष ब्रांच से कट ऑफ हो जाती है और इसे एंथीरिडियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में देखिए मैक्सचर एंथीरिडियम अपने पास के स्थित ओगोनिया से कांटेक्ट करता है
इसके फलस्वरूप बाद में कॉन्टैक्ट पॉइंट पर उगोनियम एक उगोनियल पेपिला बनाता है। इस प्रक्रिया स्वरूप एंथीडियल पेपिला को पीछे धकेलते हुए एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। ये ट्यूब उगोनियल बाल के बाद पर पेरीप्लाज्म को देखते हुए एग को केंद्र पर पहुंचकर फट जाती है और फर्स्ट ग्रुप की स्पीसीज में फर्टाइल ट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा मेल साइटोप्लाज्म व एक मेल न्यूक्लियस आता है। अंत में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के फलस्वरूप एक यूनिन्यूक्लिएट व सिंपल जाइगोट बन जाता है। परंतु सेकेंड ग्रुप की स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से उस प्लाज्म में अनेक न्यूक्लियाई व मेल साइटोप्लाज्म आते हैं। अब इसमें ऊपर देखते हैं कि अंत में प्लाज्मोगेमी तथा कैरियोगेमी के फलस्वरूप एक मल्टीन्यूक्लिएट कंपाउंड जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन समाप्त होने के साथ साथ सीनोसेंट्रम लुप्त हो जाता है। साथ ही एंथीडियम व फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसके बाद पेरीप्लाज्म सूखकर एक इर्रेगुलर थिक इंटाइन बनाता है। इर्रेगुलर थिक इंटाइन बनाता है। फर्टिलाइजेशन के समाप्त होने के बाद सीनोसिटिक लुप्त हो जाता है और साथ साथ एंथीडिया तथा फर्टिलाइजेशन ट्यूब में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसके बाद पेरीप्लाज्म सूखकर एक इर्रेगुलर थिक एग्जाइन बनाता है और थिक वाल्ड यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सिंपल मल्टीन्यूक्लिएट कंपाउंड डिप्लॉइड को क्रमशः सिंपल व कंपाउंड ऊस्पोर कहते हैं। पहली वाली को सिंपल ऊस्पोर, दूसरी वाली को कंपाउंड ऊस्पोर कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए MNOPQ डैश, ये आप इस तरह से डायग्राम देख लीजिए, अच्छे डायग्राम बने हैं। ये सारे डायग्राम देखने के बाद जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर देख लेते हैं। जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर में देखिए कि होस्ट जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर में देखिए कि द होस्ट क्रॉप फट जाने पर ऊस्पोर मिट्टी के कणों को भांति फील्ड में बिखरते हुए पड़े रहते हैं और प्रत्येक ये कहाँ पे आ गए, अच्छा फर्टिलाइजेशन समझा दिया मैंने। प्रत्येक ऊस्पोर का न्यूक्लियाई मियोसिस व माइटोसिस 32 या कुछ अधिक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है और इसी स्टेज में ये ऊस्पोर अनुकूल परिस्थितियां आने पर डोमिनेंट स्टेज में पड़ा रहता है। सुटेबल कंडीशन आने से पहले ही से उपस्थित न्यूक्लियाई कुछ मियोसिस द्वारा या 100 या अधिक हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसके बाद ऊस्पोर प्रोटोप्लाज्म अनेक समान मल्टीन्यूक्लिएट पार्ट में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक पार्ट मेटामॉर्फोसिस द्वारा एक सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट रेनी फॉर्म पर लेटरली बाइफ्लैजेलेट हेटेरोकॉन्ट मियोजूस्पोर बनाता है।
होस्ट इन्फेक्शन देख लेते हैं। म्यूकोजूस्पोर मेचर होते होते जूस्पोर बहुत फूल जाता है और इनकी एग्जाइन वीकेस्ट पॉइंट पर फट जाती है। इसके साथ ही साथ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर वेसाइकिल बनता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर या वेसाइकिल बनता है। पहले सभी म्यूकोजूस्पोर वेसाइकिल में डिस्चार्ज हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वेसाइकिल फटने से होस्ट सरफेस पर प्रेजेंट वाटर में ये फ्री हो जाते हैं। प्रत्येक म्यूकोजूस्पोर थोड़ी देर तक तैरने के बाद एंसिस्टेड हो जाता है। एंसिस्टेड जूस्पोर प्रॉपर टाइम तक डायरेक्ट जर्मिनेट करता है और जर्म ट्यूब का अंकुरण होता है। उसमें मल्टी न्यूक्लिएट जर्म ट्यूब नियरेस्ट होस्ट स्टोमा में के रास्ते एक हेल्दी होस्ट लीफ में प्रवेश कर जाता है और ग्रोथ और ब्रांचिंग करता है। वह माइसीलियम बनाता है और लाइफ साइकिल को अपनी दोहराता है। तो इस प्रकार ये अब इसका डायग्राम देख लीजिए। सिंपल जूस्पोर है 2x माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद फिर इसमें फिर क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पर आना है आपको डेवलपिंग म्यूकोजूस्पोर, उसके बाद वेसाइकिल में बन के निकल गए एंसिस्टेड। इसके बाद फिर ये क्या होगा कि एंसिस्टेड होंगे तो एंसिस्टेड होगा और एंसिस्टेड के बाद एक न्यू सेप्टेट माइसीलियम का निर्माण कर लिया। अब तक कॉन्टैक्ट कंट्रोल मेथड जो है प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिक रोग प्रतिरोधक किस्मों का बोल, ये तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ, आप इसमें से खुद पढ़ लें। इसके बाद आता है अच्छा ठीक है, जो आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का नाम है क्लेविसेप्स। तो आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग ऐसा करें कि इसके नोट्स तैयार कर लें। नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने के लिए आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। सिस्टोपस कंप्लीट हो गया एल्विगो आपका ये आज। और अब नेक्स्ट में हम और आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। आज का ये चैप्टर सिस्टोपस कंप्लीट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक ज़रूर कर दिया होगा, आपने लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।